नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और बात सबसे पहले दिल्ली की। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और हरा भरा बनाने के लिए सरकार का मेगा प्लांटेशन ड्राइव लगातार जारी है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में 70 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है और इसी अभियान के तहत दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने पीबीजी ग्राउंड में पौधारोपण किया। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत दिल्ली में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में अब तक 50 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं और इनमें करीब 15 लाख पौधे वन विभाग ने लगाए हैं, जबकि अन्य पौधे अलग अलग सरकारी विभागों और आम लोगों की भागीदारी से लगाए जा रहे हैं। सरकार ने लोगों से अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और पौधों की देखभाल करने की अपील की है। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, उसके लिए दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की अध्यक्षता में जो शुरुआत हुई है, इसमें अब तक 50 लाख पेड़ और पौधे लग चुके हैं, जिसमें से 15 लाख पेड़ और पौधे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगाए हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स ने लगाए हैं। और आज उसी मुहिम के तहत भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी पार्टी के पदाधिकारी एक पेड़ माँ के नाम माता जी के नाम से यहाँ पर पहुंचे हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जो पब्लिक पार्टिसिपेशन लगे हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही हैं। वृक्ष रथ है जो अलग अलग कॉलोनियों में जाके पेड़ लगवाता है। स्कूल कॉलेजेस को हम बाहर लेके आते हैं, एसोसिएशंस को, दिल्ली बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, फिक्की, इस तरह की अनेकों संस्थाओं के माध्यम से हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं। गुरुवार को जयपुर में कांग्रेस ने भजनलाल शर्मा सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने स्कूलों पर सरकार के फैसले को लेकर विरोध मार्च निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। राजस्थान विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन के दौरान हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि विधानसभा के अंदर जाने से उन्हें रोका जा रहा है और गेट को बंद कर ताला लगा दिया है। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि सरकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। वहीं सरकार विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। राजस्थान में सियासी गर्माहट बढ़ती जा रही है। कांग्रेस विधायकों ने शिक्षा विभाग के आदेश के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। दरअसल राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति बाहरी लोगों के प्रवेश, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाई है। जहां सरकार छात्रों की सुरक्षा का हवाला दे रही है, वहीं कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। जयपुर में नेता विपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में कांग्रेस ने मार्च निकाला और सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि राजस्थान सरकार का स्कूलों के अंदर फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना गलत है। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि राजस्थान में स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है। वहीं प्रदर्शन में शामिल सचिन पायलट ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। स्कूलों के जो हालात हैं वो सब देख चुके हैं, लेकिन सरकार ने एक आदेश जारी करा है कि आप स्कूल में जा ही नहीं सकते, वहाँ की फोटो नहीं खींच सकते, वहाँ का वीडियो नहीं बना सकते, वहाँ की रिपोर्ट ही नहीं कर सकते। छतें गिर रही हैं और वहाँ जो पानी, बारिश का पानी अंदर जा रहा है कमरों के अंदर, बच्चों की जिंदगी को खतरा है। उन बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस की है? अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो जनता के लिए उठा रहे हैं, बच्चों के लिए उठा रहे हैं। हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि फटाफट आप इनको रिपेयर कराइए। सरकार की प्राथमिकता है यूसीसी लेके आओ, हिंदू मुसलमान की बात करो, मंदिर मस्जिद की बात करो। राजस्थान विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला।
इस प्रदर्शन के दौरान कई विधायक बैरिकेड्स पर चढ़ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के पैदल मार्च के दौरान विधायकों और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। कांग्रेस विधायक 6 नंबर गेट से अंदर जाने पर अड़ गए और पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद विधायक कांग्रेस गेट पर धरने पर ही बैठ गए। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि उनको विधानसभा के अंदर जाने से रोका जा रहा है और गेट को बंद कर ताला लगा दिया गया है। 9 लाख बच्चे स्कूल छोड़ गए। लगभग 3768 स्कूल जो है जर्जर घोषित हो गए, 1 साल से बंद पड़े हैं। 85,000 कमरे क्षतिग्रस्त हैं। 7200 स्कूलों में एक ही टीचर है। ये जो स्थिति इस सरकार की बनी है, ये बहुत गंभीर स्थिति, ये छोटी बात नहीं है। और ये सारे बीजेपी के पाप हैं, पाप। और इन पापों को ढकने के लिए एक ढक्कन कानून लेके आए। तो भी चर्चा करेंगे, चर्चा करने के लिए जनता ने हमको भेजा है। यहाँ कोई समोसे खाने थोड़ी भेजा है। जाने ही नहीं दे रहे हैं, स्कूलों में नहीं जा सकते, यहाँ भी नहीं जा सकते। क्या क्या तमाशा है ये? देखिए साहब, हम तो युवाओं के करीब हैं और युवाओं के हित की बात करेंगे। सरकार को ठीक लगे तो ठीक, ना ठीक लगे तो ठीक। वहीं सरकार विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सदन जब चल रहा है तो आप स्वस्थ बहस करिए, सदन चलाने में सहयोग करिए। हमारी सरकार ने इन 2.5 वर्षों में जनहित के जो काम किए हैं, कीर्तिमान स्थापित किया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसकी जनता सराहना कर रही है और विपक्ष जनता को गुमराह करना चाहता है। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि सरकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। कुल मिलाकर कहें तो राजस्थान विधानसभा के बाहर हुए इस प्रदर्शन के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। अब देखना होगा कि सरकार अपना फैसला वापस लेती है या नहीं। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में निधन हो गया। उनकी मौत के बाद 1984 दंगा पीड़ित परिवारों और चश्मदीद गवाहों का दर्द एक बार फिर सामने आया। पीड़ितों ने कहा कि सज्जन कुमार को फांसी की सजा मिलती तभी उन्हें पूर्ण इंसाफ का एहसास होता। वहीं SGPC यानी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से भी कहा गया कि 1984 के जख्म आज तक हरे हैं। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दोषी ठहराए गए कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिसंबर 2018 को सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 5 सिखों की हत्या और एक गुरुद्वारे को जलाने के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सज्जन कुमार दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे। फरवरी 2025 में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान 2 सिख पुरुषों की हत्या से जुड़े एक और मामले में भी उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। 2018 में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। सज्जन कुमार के निधन पर SGPC के एग्जीक्यूटिव सदस्य सुरजीत सिंह गढ़ी ने कहा, उनके दिए जख्म आज भी हरे हैं। हजारां लोगों का कतल होने के बावजूद इन्ना बेरहमी नाल लुटिया गया, कुटिया गया, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के गलों में टायर पाए गए, साडियां धीआं भैणां दी बेपती की गई, पर किसी ने हाँ का नारा नहीं मारिया। इस गल का सानू दुख है और अज पता लग्या कि सज्जन कुमार की मौत हुई है। चलो जिंदगी मौत ये बनया होया, जिसने जो इस धरती ते आया उसने जाना है, पर यह गल साडे मनां चों कदे भुल नहीं सकती जो सज्जन कुमार ने सिखां नाल कीता है। देखो, हमें तो सरकारों ने भी इंसाफ नहीं दिया और जुडिशरी ने भी इंसाफ नहीं दिया। हमारी 42 साल हो गए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी जब तक हम जिंदा हैं ये लड़ाई लड़ेंगे। हम ये लड़ाई बंद नहीं करेंगे। जो भी कातिल और कितने कातिल हैं वो सारे कातिलों को सजाएं दिवाएंगे। 1984 दंगा पीड़ित परिवार का कहना है कि हमें इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ तब मिलता जब सज्जन कुमार को फांसी की सजा मिलती। आज जो ये समाचार हमारे को सुनने में आ रहा है कि सज्जन कुमार की मौत हो गई है, हम तो जब इस केस को लड़ाई लड़ रहे थे तब हम चाहते थे
कि जज साहब इनको फांसी की सज़ा दें, लेकिन उससे ये कहीं बच गया। लेकिन कुदरत की अदालत से ये नहीं बचा, आज इसको जाना पड़ा है। आज सज्जन कुमार का अंत हुआ है, कई साल पहले अंत होना था। ये रावण था जो आज इसको मौत मिली है। हमें इंसाफ तब मिलता जब जज साहब इसको फांसी का ऑर्डर करता और इसको फांसी के तख्ते पे लटकाया जाता, तब जाके हमें लगता कि हिंदुस्तान का न्यायालय अपना काम ढंग से कर रहा है। ये एक ऐसा जल्लाद है सज्जन कुमार, एक ऐसा रावण है जो ही शायद ही इस हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पैदा होगा। अब ये सबसे बड़ा ही जल्लाद ये सज्जन कुमार है, जिसने सिखों के घरों को, मंगोलपुरी में हमें आज भी याद है, इसके कारकुन जो इसके चमचे थे, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, उनको इसने ऑर्डर दिया और सिखों के घरों को मार्क कर करके, सिखों के घरों को मार्क कर करके उनको जिंदा जलाया गया, घर से निकाल के उनकी हत्या की गई। सज्जन कुमार के केस में गवाह पोपरी कौर और गंगा कौर का दर्द आज फिर छलक उठा। वो उस मंजर को याद करके रो पड़ी जो 1984 में उनके साथ बीता था। मेरे आदमी को तो मारा, एक इतना सा लड़का था उसको भी मार दिया, एक 3 मौत कर गया एक जगह से, तीनों को मार के चला गया सज्जन कुमार। पर इसको फांसी, हमारी यही आस थी भाई इसको फांसी आए, पर इसको फांसी नहीं आई। हमें अभी भी कांग्रेस ने दुखी कर रखा है, राहुल गांधी ने भी दुखी कर रखा है। हमारे बच्चों की नौकरी नहीं दे रहे हैं, 40 साल हो गए, हमें क्या बीती हमारे साथ हमें पता है। रोते भी हैं हम, खाते भी हैं, सब कहानी हमारे साथ चलती है। सिखों को जिंदा इन्होंने सरेआम जलवाया, कांग्रेस पार्टी का राज था उस समय। इन लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कैसे जिंदा इंसान जला रहे हैं, जैसे भेड़ बकरी जलाते हैं ऐसे इंसानों को जलाया है। हमारे घर के 11 मेंबरों को इन्होंने जिंदा जलाया था। मेरे डैडी, मेरे फूफड़ जी, मेरे ताए के 3 बेटे, मेरी मम्मी के ताया जी, आगे उनके 4 बेटे, बुआ जी के उनके 2 देवर थे। ये तो नेचुरल डेथ हुई है सज्जन कुमार की। अगर इसे फांसी होती कानून के तौर पे तो हमें संतुष्टि ज्यादा मिलती। सज्जन कुमार की मौत पर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने दुख जताया है। जी, अभी ये दुखदायी खबर मिली हमारे पूर्व सांसद सज्जन कुमार जी के निधन की। परिवार को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़की हिंसा में दोषी सज्जन कुमार तो नहीं रहा, लेकिन उसकी मौत के पीछे कई सवाल रह गए हैं। जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया, उनके ना तो आंसू सूखे हैं और ना ही वो जख्म जो सज्जन कुमार और उनके साथियों ने दिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मानस नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी और बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने सुसाइड कर लिया। खुदकुशी करने वाले आरोपी मानस का एक व्हाट्सएप स्टेटस सामने आया है, जिसने इस पूरे मामले के पीछे की खौफनाक सनक की पोल खोल दी है। मानस ने स्टेटस में लिखा था, आज मैंने अपनी पत्नी को मार डाला क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था और अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना होगा। और उसकी बहन प्रज्ञा है और भरत को सब पता है। फिलहाल अब इस पूरे मामले की, अब इस व्हाट्सएप के चैट आने के बाद, सामने आने के बाद, अब पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। लखनऊ में सनसनीखेज डबल मर्डर और सुसाइड केस ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। लखनऊ के पौश इलाके गोमती नगर में आईसीआईसीआई बैंक के बाहर 37 साल की रिलेशनशिप मैनेजर दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद जैसे जैसे जांच बढ़ी, सभी के होश उड़ गए। दिव्या मिश्रा की पति ने गोली मारकर हत्या की। आरोपी मानस ने अपनी बहन की भी हत्या की। पत्नी बहन की हत्या के बाद आरोपी ने खुदकुशी की। दिव्या मिश्रा और मानस का तलाक का केस चल रहा था। कई दिनों से अलग अलग रह रहे थे दिव्या और मानस। वहाँ पे मौके पे जो लोग मौजूद थे, इनके द्वारा बताया गया था कि इनके पति के द्वारा ही गोली मारकर हत्या की गई है। थोड़ी ही देर बाद, इसी घटनाक्रम के थोड़ी ही देर बाद गोमती नगर थाना क्षेत्र में हुजड़िया से एक आदमी के द्वारा अपनी बहन को गोली मारकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस घटना को जब अटेंड किया गया तो वहाँ पे वेरीफाई किया गया कि ये जो व्यक्ति है, इनका नाम मानव वाजपेयी है और ये जो पहले गोली लगी थी जिन महिला को, उनके ही हस्बैंड हैं और इन्होंने अपनी बहन को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने से पहले आरोपी मानस ने अपने मोबाइल पर एक स्टेटस भी लगाया था। मानस ने स्टेटस में लिखा था, आज मैंने अपनी पत्नी को मार डाला
क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था। अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना होगा। उसकी बहन प्रज्ञा और भरत को सब पता है। प्राथमिक छानबीन में हम लोगों को उसके व्हाट्सएप जो प्रोफाइल पे स्टेटस था उसको भी देखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सुसाइड कर रहे हैं और उसने अपनी वाइफ को गोली मार दिया है। अभी हम लोग सारे एंगल्स पे छानबीन कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल निकाल रहे हैं। लखनऊ पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है और सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने घटना स्थल से असला बरामद कर लिया है। वहीं गोमती नगर में चश्मदीदों ने क्या देखा, सुनिए। महिला को नहीं देखा, फिलहाल खड़ी थी, वो उतरा, बातचीत करा, गोली चला दिया उसने तुरंत ही। आपने बताया 2 पिस्टल लेके? हाँ, 2 पिस्टल थी उसके हाथ में, दोनों पिस्टल निकाल के गोली चलाई थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब गोली चलाई तो लड़की गिर गई, तो वो ब्रांच की तरफ भागा, मैं भी भागा। फिर उसके बाद में जब ब्रांच की तरफ भागा तो उसके बाद में जो है वो ऑटो में बैठा और ऑटो वाले ने तुरंत भगा ली गाड़ी। आरोपी ने पत्नी के मर्डर के बाद अपनी बहन को मौत के घाट क्यों उतारा, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। वहीं मानस के पड़ोसी भी सनसनीखेज खुलासा कर रहे हैं। थोड़ा 1.5 साल से थोड़ा सा अनबन चल रहा था, डाइवोर्स वाइफ चल रही थी। वो आती थी यहाँ पे? नहीं, 1.5 साल से तो उनका आना जाना बंद था। आप लोग से कभी कोई शेयर किया अपनी वाइफ? कभी आज तक शेयर नहीं किया, सिर्फ अपनी सिस्टर्स को लेकर परेशान रहते थे वो, क्योंकि मेंटली थी वो, उसी का ट्रीटमेंट, इलाज, डॉक्टर्स वही से दौड़ा भाग करता था। आरोपी मानस का घर हुसड़िया चौराहे के पास है। वहीं फास्ट फूड दुकान के मालिक लवकुश ने क्या कुछ देखा, सुनिए। फिर उनके मामा का लड़का भी आया स्टेटस देख के, उसने भी फोन मिलाया, नहीं उठा। फिर हम लोगों ने दरवाजा पीटा, नहीं उठा, बेल बजाया, नहीं उठा। फिर हम लोग छत से गए, आवाज दिया, नहीं उठा। फिर हम लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर वो खुद को भी गोली मार चुके थे, अपनी वाइफ को भी, वो अपने बहन को भी। आरोपी मानस ने अपने स्टेटस में दिव्या की बहन और यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा का भी जिक्र किया है। अब देखना होगा कि इस मामले की सभी परतें कब तक खुलती हैं। वैसे लखनऊ में मर्डर के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। सपा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, यूपी में नहीं थम रहा अपराध, प्रदेश की कानून व्यवस्था बर्बाद। वैसे लखनऊ के पौष इलाके में मर्डर से सवाल तो उठता है कि आखिर कैसे एक शख्स आकर एक महिला को मौत के घाट उतार चला गया। आखिर पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं थी? अब देखना होगा कि इस केस का पूरा खुलासा कब तक होता है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की नई किताब बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव के रिलीज होने से पहले ही सियासी हलचल तेज हो गई है। 10 नवंबर 2026 को रिलीज होने जा रही इस किताब में सोनिया गांधी की पर्सनल लाइफ, इटली से भारत तक का सफर, राजीव गांधी के साथ रिश्ते, इंदिरा गांधी और गांधी परिवार के साथ बिताए अहम पलों के साथ उनके लंबे राजनीतिक सफर का जिक्र किया गया है। 544 पन्नों की इस किताब के आने से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। एक तरफ गांधी परिवार की राजनीति पर सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस सोनिया गांधी के त्याग और संघर्ष की कहानी को सामने रख रही है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पर आधारित पुस्तक बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव आगामी 10 नवंबर 2026 को दुनिया भर में रिलीज होने जा रही है। 544 पन्नों की ये किताब उनकी पर्सनल लाइफ, फैमिली, भारत आने की स्टोरी और उनके लंबे पॉलिटिकल जर्नी पर बेस्ड है। किताब को पेंगुइन रैंडम हाउस से जुड़े प्रतिष्ठित पब्लिशर अल्फ्रेड ए नोपक की ओर से प्रकाशित किया जाएगा, लेकिन किताब के रिलीज होने से पहले ही इसके कंटेंट से ज्यादा अब इसकी टाइमिंग और सियासी मायनों पर चर्चा शुरू हो गई है। बिलोंगिंग में सोनिया गांधी के निजी और राजनीतिक जीवन के कई अहम पड़ावों का जिक्र है, जिसमें 1965 में कैम्ब्रिज से शुरू हुई राजीव गांधी से उनकी मुलाकात, इंदिरा गांधी के साथ उनके रिश्ते, 1980 में संजय गांधी के विमान हादसे में मौत, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी की 1991 में हुई हत्या, राजनीति में उनके आने का फैसला,
और 2004 में उनके प्रधानमंत्री पद ठुकराने का फैसला जैसे कई अहम पहलुओं का जिक्र है। अपनी किताब पर खुद सोनिया गांधी ने कहा, अपने जीवन के बारे में लिखना मेरे लिए आसान नहीं था। इसका मतलब था खुद को खोलना और उन पलों और अनुभवों को साझा करना जिन्हें मैंने हमेशा अपने भीतर गहराई से संभाल कर रखा था। लेकिन सोनिया गांधी की जिंदगी पर आधारित इस किताब के सामने आने से पहले ही सियासत के पन्ने खुलने लगे हैं। बीजेपी सोनिया गांधी को किताब के लिए बधाई देते हुए कांग्रेस और गांधी परिवार की राजनीति पर निशाना साधा। श्रीमती सोनिया गांधी जी की नई जो किताब आ रही है जिसमें उनका आत्मचरित्र है, उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर उस आत्मचरित्र में वो सच्चाई भी लिखे कि उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री कैसे कठपुतली के रूप में 10 जनपद से सारा रिमोट कंट्रोल चलाया जाता था, यह भी उसमें जिक्र हो। उनके कार्यकाल में किस प्रकार से देश में भ्रष्टाचार हुए, लोगों को नहीं बल्कि खुद के घर भरने का किस प्रकार से काम हुआ। वही कांग्रेस सोनिया गांधी के लंबे राजनीतिक सफर, उनके त्याग और गांधी परिवार के लिए किए गए बलिदानों को सामने रख रही है। निश्चित तौर पर ये सारी बातें किताब आने दीजिए, हमें भी किताब आने की उत्सुकता से प्रतीक्षा है और जैसे ही किताब आएगी वो सभी लोग पढ़ेंगे, ऐसी हमारी पूर्ण आशा है। और उस किताब के माध्यम से हमें सोनिया जी के जीवन के अनेक अनछुए पहलुओं को देखने का भी और पढ़ने का भी मौका मिलेगा कि वो एक लंबा त्याग, समर्पण और एक मिसाल कायम दुनिया के लिए आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने करने का काम किया। और मैं समझता हूँ युगों युगों तक यह याद रखा जाएगा कि कैसे एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पद को भी देश के लिए, देश के लोगों के लिए, मानव सेवा के लिए और देश की एकता, अखंडता, परंपरा, संविधान की रक्षा के लिए उन्होंने अपने इस त्याग, समर्पण की एक गाथा और इतिहास लिखने का काम किया। दरअसल सोनिया गांधी का नाम सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है। भारत में उनकी एंट्री से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष बनने तक, प्रधानमंत्री पद ठुकराने के फैसले से लेकर यूपीए दौर तक, हर पड़ाव भारतीय राजनीति की कहानी का अहम हिस्सा रहा है। ऐसे में जब उनकी जिंदगी की कहानी खुद उनके शब्दों में सामने आने वाली है तो राजनीतिक घमासान मचना तो तय है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।